नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। और आज हमने मंच पर यहाँ पर इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया है श्री रंजीता सिंह शायर, लेखिका, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता। अभी थोड़ी देर में हम सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आज की जो विशेष अतिथि हैं सुश्री रंजीता सिंह फलक, उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और फिर बातचीत उनसे शुरू करते हैं। आइए आज के विशेष अतिथि को यहाँ पर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रंजीता जी, कैसे हैं आप? हाँ, बस ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी आपके शो में बुलाने के लिए। और मैं देखती रहती हूँ कि बहुत ही अच्छा शो आप चला रहे हैं। लगातार आप सभी को बुला रहे हैं और सभी से सभी की मुलाकात करा रहे हैं, तो ये एक अच्छा बहाना है एक दूसरे से मिलने का। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है और हमें भी कविता के बहाने से मिलने का बहाना मिल और हम आपसे बातचीत करेंगे आपके बारे में, आपकी कविताओं के बारे में और विशेष आपका जो कविताओं का जो मूल मंत्र है प्रेम के बारे में आपसे जानेंगे कि वास्तव में आपने ये जो इस भाव को हमेशा अपनी कविताओं के केंद्र बिंदु में रखा है, उसका मूल कारण क्या है, किस लिए आपने इस मंत्र को चुना है। मैं तो इसको मंत्र ही कहूंगा अपने के लिए। तो सबसे जी पहले मैं अपने मित्रों को आपका संक्षिप्त परिचय दूंगा और बाद में आपकी के आपके बारे में हम जान लेंगे। जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं कि आज हमारे बीच में हैं सुश्री रंजीता सिंह फलक, जो जानी मानी शायरा है, लेखिका है, पत्रकार है, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत कुछ उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में उन्हीं से हम जानेंगे। और आप का एक विशेष कार्य ये है कि जो कवि कुंभ पत्रिका है, बहुत ही पत्रिका है, वो कम से कम 21 राज्यों में उसका प्रकाशन होता है और उसके पीछे का इतिहास क्या है, किस तरह से उन्होंने इसकी बात की है, उसके बारे में उनसे जानेंगे। और आपके कई काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। साथ में कई जो पत्र पत्रिकाएं हैं देश की, उसमें आपकी रचनाएं छपी हैं। तो इस बीच में रंजीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अशोक मिश्री जी, संतोष रैना जी, विजय संदेश जी, ये हमारे साथ तो अभी जुड़ गए हैं और लगातार अब हमारे साथ मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो बताइए, पिछले 2 वर्षों में आपका विशेष योगदान क्या रहा साहित्य के लिए? पिछले 2 वर्षों में चूंकि हम सभी एक पैंडेमिक से जूझ रहे थे और कोरोना काल में कहीं ना कहीं एक एकांतवास सबके हिस्से में था, तो उस दरमियान ये रहा कि कविताओं के बीच मेरी उपस्थिति थोड़ी ज्यादा हो पाई। चूंकि जब से मैंने प्रकाशन का और संपादन का कार्य संभाला है, तब से मेरा खुद का लिखना पढ़ना यकीनन जरा कम हो गया था, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत तरह की जिम्मेदारियां हो जाती थी। लेकिन जो कोरोना काल रहा है उसमें मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा वक्त मिला कि मैं खुद के थोड़ा और करीब हो सकूं और कुछ ज्यादा लिख पढ़ सकूं। तो एक मेरा काव्य संग्रह जो पहले आ चुका है, प्रेम में पड़े रहना, 2020 में, वो बिल्कुल कोरोना की शुरुआत के वक्त ही आया था, जनवरी में, पुस्तक मेले में। तो उसके बाद मुझे लगता है कि कम से कम 2 किताबों का एक पूरा मैटर मेरे पास है, जो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं छपवाना चाहा कि मैं चाह रही थी कि प्रेम में पड़े रहना काव्य संग्रह को बहुत ज्यादा पाठकों ने स्नेह दिया, और लगातार अभी तक, मतलब 2 साल बाद भी उसकी बुकिंग और खरीद के लिए मुझे लगातार फोन आते हैं। तो मुझे लगा था कि एक सफलता और एक जो है वो पाठकों के बीच उपस्थिति को पूरी तरह महसूस कर लिया जाए, फिर मैं कोई दूसरा संग्रह लाऊं। जी चलिए, क्या बात है, आप भी दिल्ली में होती तो आपको भी बढ़िया चाय पिलाते हम। तो इसलिए चलिए, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या है ना कि पिछले 2 वर्षों में बहुत ही जी परेशानियां इस रूप में रही कि हम घर से निकल नहीं पाए, लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाया जी और कई साहित्य गोष्ठियां भी उनसे भी वंचित रह गए।
तो इस तरह से जी जैसे कहते हैं ना, आमने सामने बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। तो चलिए, बिल्कुल। ये जो ऑनलाइन का एक नया साधन शुरू हो गया हमारी, तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। कम से कम इसी बहाने तो आपस में बातचीत हो रही है। तो हाँ मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि अब मैं अरुण कुमार पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, रमेश चंद्र शुक्ल जी भी, प्रियांशु सखी भी अब लगातार हमारे मित्र शुरू हो गए जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और दिलीप कुमार जी भी का जी बहुत हृदय शुक्रिया, जो लोग मैं भी जुड़ स्वागत रहे हैं करता हूँ उन लोग इसमें। से भी जी आभार जी जी। जी। हाँ, उनके लिए क्या दो शब्द कहेंगे आप? मैं उनके लिए ये कहूँगी कि उनका जुड़ना जो है वो इस लिए मुझे अच्छा लगता है कि सभी अपने-अपने एक व्यस्त ज़िंदगी में मशरूफ़ रहते हैं, फिर भी किसी दूसरे की बात सुनने के लिए वहाँ आना और ठहरना जो है, वो एक बड़ी बड़ी संवेदनशीलता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ही भावुक और संवेदनशील होते हैं, वही दूसरों की बातों को गंभीरता से सुन पाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही अपने जो भी कार्यक्रम से, किसी भी कार्यक्रम से जुड़ने वाले जो श्रोता होते हैं, मेरे मन में उनके लिए एक अलग सा बड़ा आग्रही सा भाव होता है। मुझे लगता है कि ये लोग सच में उन बेहतरीन लोगों में हैं जो दूसरे लोगों को जानना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, ये बताइए, मैं तो थोड़ा बहुत आपके प्रारंभिक जीवन में जानना चाहता हूँ। जी, कहाँ पर आपकी बताएँ। परवरिश बचपन में, शिक्षा मेरी दीक्षा परवरिश कहाँ पर हुई, हुई? हाँ, मेरी परवरिश बिहार और यूपी इन दोनों में बराबर जगहों में हुई, क्योंकि मेरे पिता प्रोफ़ेसर थे यूनिवर्सिटी के, बिहार यूनिवर्सिटी के इतिहास के। तो उनका तबादला होता रहता था और मेरा जो ननिहाल है, वो वैसे तो है बिहार में ही आरा, लेकिन मेरे नाना की पोस्टिंग रेलवे डिपार्टमेंट में बनारस थी। मेरे मामा भी थे, तो मेरा जो ननिहाल है वो पूरी तरह से यूपी सेटल्ड था। तो हम साल के आधे वक़्त, चूँकि प्रोफ़ेसर लोगों की छुट्टियाँ काफ़ी होती थी, तो मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा समय हमारा या तो बनारस बीतता था या फिर बिहार के अलग-अलग शहरों में बीतता था। तो मेरे ऊपर जो एक बहुत छाप है, वो बिहार और यूपी की मिली-जुली संस्कृति की छाप है। और मेरी पढ़ाई-लिखाई जो हुई थी वो बिहार में हुई, और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से मैंने रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में एमएससी किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइज़ेशन रहा है। तो पढ़ाई और मेरा जो ये काम है, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग स्ट्रीम है। शुरू से मुझे वैसे हिंदी में काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन फिर भी मैं साइंस पढ़ना चाहती थी। तो इस वजह से मैंने पढ़ाई तो की शुरू से साइंस में, लेकिन मैं लिखती-पढ़ती रही शुरू से। मुझे लगता है कि मैं 7वीं क्लास से, जहाँ से मैं याद करती हूँ, मैंने मेरा लिखना और जैसे ये सोचना कि मैं आगे भी लिखती रहूँ, ये थॉट मेरी डेवलप हुई थी। नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और फिर दिल्ली आने का मतलब, यहाँ इस क्षेत्र में हाँ, आने का असल में कारण क्या बना? था कि मैं सिर्फ़ 2 भाई-बहन हूँ, तो मुझसे छोटा जो भाई था वो, उसने जब 10वीं की तो वो दिल्ली आ गया। और उसकी पूरी पढ़ाई-लिखाई, मतलब वो सब कुछ वो दिल्ली का ही होके रह गया, तो मम्मी-पापा और मैं बचे थे। तो दिल्ली जो था वो हमारे घर, दिल्ली का दाखिला बहुत जल्द हो गया। मतलब चूँकि उसके होने की वजह से कहीं न कहीं हमारी फ़ैमिली एक तरह से आधी दिल्ली की हो गई, और फिर उसके बाद लगातार यहाँ आना-जाना लगा रहा। बीच में मैं बहुत दूसरी जगहों पे भी रही, चूँकि मैं कॉर्पोरेट की नौकरियों में थी, तो मैं उड़ीसा भी रही, छत्तीसगढ़ भी रही, और मतलब बाकी के कुछ एक स्टेट्स में भी रही। उसके बाद मैं देहरादून रही, पिछले 6 सालों से मैं देहरादून हूँ, और बीच-बीच में मैं हमेशा नोएडा, दिल्ली करती रहती हूँ। तो ये जो है सो थोड़ा एक सफ़र है जो बहुत अलग-अलग जगहों से होकर आया है। और बचपन में एक आध चीज़ें और हैं कि मेरे पिता प्रोफ़ेसर ही नहीं थे, वो बड़े अच्छे सोशल वर्कर थे। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। जेपी मूवमेंट के बड़े सक्रिय वो कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छे पत्रकार थे, हिंदी, इंग्लिश की बड़ी अच्छी उनकी पकड़ थी, और वो बराबर इंग्लिश और हिंदी इन दोनों के लीडिंग पेपर में एडिटोरियल पेज पे उनके कॉलम छपते थे। तो मुझे लगता है कि जो लिखने-पढ़ने की प्रवृत्ति है, जो एक समाज के प्रति जागरूकता है, या मतलब समाज को लेकर एक कंसर्न है, वो शायद मुझ में कहीं न कहीं इनहेरिटेड है। मैं शायद अपने पिता के आदर्शों से प्रभावित हुई, बचपन से उनके साथ मेरा एक बड़ा वक़्त बीता, और बिहार जैसी जगह में जहाँ लड़कियों को पिता का सानिध्य
इस तरीके से कम मिलता था। तो मेरे पिता उस वक्त भी मुझे अपने साथ चौक चौराहों पे ले जाते थे, बुक स्टॉल्स पे ले जाते थे। मतलब शाम में मैं आम लड़कियों की तरह गली मोहल्लों में खेलती नहीं थी, मैं मेरे पिताजी के साथ जाती थी। जो वहां के मेन चौराहे होते थे, जैसे चाय वाय की दुकान पे गपशप हुआ करती थी, तो वो मुझे वहां ले जाते थे और वहां बुक स्टॉल्स पे मुझे बिठा दिया करते थे। अच्छा, वो प्रोफेसर थे, उनके पास बहुत सारी किताबें आया करती थी, तो वो मुझे रेगुलर बुक्स देते थे पढ़ने के लिए। तो मेरा क्या पूरा बात है, क्या बचपन बात है। वो जी जी। अमर चित्र कथा और इस तरह की चीजें जिसमें कि सभी की बायोग्राफीज होती हैं, और पिता चूंकि हिस्ट्री के थे तो एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, तो इस तरह की बहुत चीजें जहाँ की आप बिल्कुल वैदिक चीजों से शुरू होकर कॉन्स्टिट्यूशन तक आते हैं। तो वो सभी चीजें और उतने मटेरियल मुझे घर में मिलते रहे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी मेरे घर में थी, जहाँ हमेशा 6-7 घंटे मेरे पिता पढ़ते थे और लगभग उनके साथ मैं भी बैठी रहती थी। जैसे मुझसे खाना वाना नहीं बनवाया जाता था, मतलब पापा को हम्म। लगता था कि पढ़ने लिखने में अच्छी जी। है, तो बस ये चाहते थे कि मैं पढ़ती रहूं। तो ये सब चीजें जो है अब मैं याद करती हूँ कि अच्छा, मेरे अंदर जो है ये सब प्रवृत्ति कहाँ से आई। तो मुझे लगता है कि ये उन बचपन के दिनों की शुरुआत थी। और जैसे आप रेडियो से है रैना जी, तो एक बड़ी मजेदार बात क्या है कि जब मैं छोटी थी तो सभी बोलते थे कि इसकी आवाज बहुत अच्छी है, और क्या म्यूजिक बात है। मेरा सब्जेक्ट भी रहा था। तो मेरा बहुत दिल करता था कि मैं रेडियो या टीवी अनाउंसर बनूं। और मेरे पापा क्या करते थे कि तब आकाशवाणी पे ना 3-4 तरह के न्यूज आते थे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत भी। तो वो बिल्कुल हमें सही, चारों बिल्कुल जी। न्यूज़ सुनने के लिए बिठाते थे। उनका ये जी। कहना था कि तुम्हारा जो प्रोनंसिएशन है, तलफ़्फ़ुज़ है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और तुम्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि जब तुम कुछ बोल रहे हो, तो किस शब्द पे तुम्हें कितना ठहरना है, कैसे बोलना है, प्रवाह क्या होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि आम परिवार में ये चीज़ें शायद बच्चों की अपब्रिंगिंग्स में नहीं होती, पर मेरे साथ थीं। और इन चीज़ों ने बाद में मुझे बहुत मदद की, और मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। पापा मेरे अब नहीं हैं, 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई, पिछले साल मेरी माँ भी गुज़र गईं, लेकिन मैं फिर भी याद करती हूँ उन दोनों को। और मैं बहुत लेट चाइल्ड थी, उनकी शादी के 19 साल बाद हुई थी। तो मेरे लिए एक बहुत ही अजीब-सी अनुभूति थी कि वहाँ जहाँ के लोग अमूमन दूसरी शादियाँ कर लेते थे, 15-17 साल तक बच्चे नहीं होने पे, पर मेरे पिता ने तब भी दूसरी शादी नहीं की। तो ही वाज़ अ वेरी आइडियोलॉजिकल मैन। तो जब भी कोई बात होती है तो पता नहीं क्यों मैं उनको बहुत याद करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे इस पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में कहीं न कहीं मेरे पिता का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। देखिए, आप इतने धारा प्रवाह रूप में अपना ये पूरे जीवन का ब्यौरा दे दिया, बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, कोई न कारण होता है कि जो आपके जीवन की दिशा को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, ये शायरा बनने का शौक कैसे पैदा हुआ, और इसका मैं आपको मूल बीज कहाँ से आया और किस रूप में पड़ा आपको, और कुछ याद है कि कितनी उम्र में आपने कविता अच्छा, लिखी? पापा जब कॉलेज में थे ना, तो उस वक़्त एक जो उनके प्रिंसिपल थे, रहमान सर, वो मुस्लिम थे, और पापा के जो प्यून थे, स्टाफ के मेन प्यून मंजूर मियाँ, वो मुस्लिम थे। तो उनका हमारे घर बहुत आना-जाना होता था, तो मंजूर मियाँ मुझे अक्सर ना जैसे कि बोलते थे कि अरे तुम ना अलिफ बे भी सीख लो, अरे तुम्हें आना चाहिए। तो मेरे घर में जैसे मैंने कहा कि वो मुझे न्यूज़ सुनाते थे, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश चारों। तो मुझे उर्दू वाली न्यूज़ सुनते वक़्त बड़ा अच्छा लगता था कि ये लोग मतलब कैसे-कैसे नाज़ुक शब्द बोलते हैं, ये बड़ा अच्छा होता है। तो मेरे अंदर ये दिलचस्पी जगी कि मैं भी कुछ सीखूँ। मतलब तब मैं याद करती थी कि जैसे हिज्र का मतलब जुदाई, वस्ल का मतलब मिलन, तो ऐसे-ऐसे करके मैं याद करती थी। फिर मंजूर मियाँ को ऐसा लगा कि मैं सीखना पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे थोड़ी तालीम दी। उन्होंने मुझे ये कंठ वाली चीज़ें बताई कि हाँ, जब तुम कोई उर्दू का शब्द लेते हो और वहाँ नुक्ता होता है, तो आपकी आवाज़ में क्या होना चाहिए। तो ये बस मेरे शौक की चीज़ें थी, और शायरी से मुझे
शुरू से लगाव रहा। मतलब जितना मैं कविताओं के प्रेम में रही, उतना ही मैं गज़लों और शायरी के प्रेम में भी रही। तो वो मैं ठीक से याद करूँ तो मुझे बस ये लगता है कि जब से मैंने लिखना शुरू किया, तब से मैं बराबर अगर 7th क्लास में मैंने अमृता प्रीतम को पढ़ना शुरू किया, जो मेरे सिर के ऊपर से गुज़रा, क्योंकि उनकी क्या बात शैली है। जो है, उनकी भाषा जो है, बहुत, लेकिन मुझे वो बड़ी रोचक सी चीज़ लगती थी। तो जब मैं शिवानी को, महाश्वेता जी को, अमृता जी को, निर्मल वर्मा को, इन लोगों को पढ़ रही थी, उसी बीच मैं फैज को भी पढ़ती थी, मैं साहिर को पढ़ती थी, मैं कैफी आजमी को पढ़ती थी। तो ये दोनों बराबर के इंटरेस्ट मेरे शुरू से बने रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत तो लेकिन आपने किस किस कवि को, किस शायर को अपना उस समय गुरु माना? मतलब जो होते हैं ना कि जिसको आप नियमित रूप से फॉलो करती रही। अगर मैं बोलूँ तो मैं थोड़ा-सा एक हल्की-सी विद्रोही प्रवृत्ति की हूँ, जो मुझे लगा कि ये भी मेरे अंदर शायद इनबिल्ट था, जो मेरे सोशल एक्टिविज़्म में बहुत काम आया। क्योंकि जब तक आपके अंदर एक विद्रोह की प्रवृत्ति नहीं होती, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो उस वजह से शायद मुझे अमृता प्रीतम जो थी, वो बड़ा फ़ैसिनेट करती थी। उसकी एक सच्चाई साफ गोई, अगर मैं हिंदी साहित्य में बात करूँ तो मेरी उम्र कम थी, तो जो एक कम उम्र की लड़कियों का एक जो सपना सा होता है या उनकी एक फैंटेसी होती है, तो उसमें अमृता, अच्छा, शिवानी की जो शुद्ध हिंदी भाषाई एक समझ थी, वो मुझे बड़ा आकर्षित करती थी। तो मैं एग्ज़ैक्ट नहीं कह सकती कि मैं हिंदी में किन लोगों से प्रभावित थी और उर्दू में। लेकिन उर्दू में मुझे बहुत सारे लोग मतलब जैसे जिन्हें आप फ़िल्मी भी कह सकते हैं, जैसे वो शकील बदायूनी हो, मजरूह साहब हो, जानिसार अख्तर साहब हों, और शायरों में मुझे चाहे वो ये आपको फैज़ साहब हो, खुमार बाराबंकी साहब हों, कैफ़ी आज़मी साहब हो, साहिर लुधियानवी भी मुझे बहुत पसंद आते थे। तो ये मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि कोई एक मेरा ख़ास रहा, लेकिन मुझे कई लोग अलग-अलग तरह से अच्छे लगते रहे। मतलब एक मटेरियल जो होता है कि मुझे कई बार कई चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, अपील करती गई, और मैं लगातार उन लोगों को पढ़ती गई, समझती गई। तो मुझे लगता है कि किसी एक की बजाय जब आप ज़्यादा लोगों को पढ़ते और सुनते हैं, तो शायद सेल्फ डेवलपमेंट आपका ज़्यादा होता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपने तो अमृता जी से कभी मिलना हुआ व्यक्तिगत रूप से? नहीं, अमृता जी से मेरा मिलना नहीं हो पाया। एक बार चूँकि शायद जब वो बहुत बीमार रहा करती थीं, तो बात हुई थी इमरोज़ जी से, उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो आ पाएँगी, लेकिन पता नहीं वो ठीक-ठाक से पहचान के बात कर सकेंगी कि नहीं। और तब चूँकि मैं साहित्य में शायद इतना ज़्यादा नहीं थी, मैं एक फ़ैन के तौर पे उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन फिर वो मुमकिन नहीं हुआ और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, मैंने इमरोज़ साहब से एक मुलाकात ज़रूर करी, क्योंकि मैं उस आदमी को देखना चाहती थी कि कोई आदमी किसी औरत को इतनी शिद्दत से कैसे प्यार कर सकता है। तो इमरोज़ जी को लेकर मेरे मन में एक बहुत ही अजीब-सा आदर था। मैं ये सोचती थी कि किसी औरत की पूरी ज़िंदगी जो साहिर को याद करते गुज़र गई, उस औरत को इमरोज़ ने उसकी यादों के साथ कैसे सँभाल के रखा। तो इसलिए। मेरा सौभाग्य रहा है कि अमृता जी से 2-3 बार मिलने गया। जब दिल्ली में था, मैं आकाशवाणी में था, तो अमृता जी के पास गया। इमरोज़ जी से भी मिला मैं। हमसे कई बार बातचीत भी होती रही है। हालाँकि उनको मैंने अमृता जी से एक बार मेरी एक योजना थी काव्य संग्रह की, उसके मैंने उनसे, अभी मेरे पास वो कविता है वो जो अमृता जी ने मुझे दी। तो अच्छा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी कविताओं का अभी आपकी कविताओं के बारे में बातचीत करें, और भी बहुत बातचीत करनी है आपके बारे में। तो कविताओं का ये जो आपने जो प्रेम चुना है अपने कविताओं का, जो आपकी कविताओं का, जिसके लिए रंजीता सिंह जी को जाना जाता है, उनकी मान्यता है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस पर आप बात करें। कविताएं आप सुनाइए। बातचीत तो उपेंद्र हुई जी, अभी। मैं सच बताऊँ तो मैंने प्रेम को नहीं चुना, प्रेम ने मुझे चुना। जहाँ वाह। मैं महसूस करती हूँ कि प्रेम ने मुझे शुरू से चुना। मैं जब से होश सँभालती रही हूँ, मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं बहुत, बहुत ज़्यादा प्रेम में हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप जीवन में
हर चीज के बिना जी सकते हैं, प्यार के बिना नहीं जी सकते। एक बार मुझसे पूछा जाए कि आप अपनी सक्सेस, आप अपनी बहुत अच्छी एक फाइनेंशियल कंडीशन और प्यार, इन तीनों में क्या लेना चाहेंगे? एक ऑप्ट करना हो तो मैं प्यार को लेकर बाकी चीजों को छोड़ दूंगी। तो ये जो है, ये मेरे चुनने की चीज नहीं है, ये शायद भगवान ने मुझे इनबिल्ट प्रेम के साथ ही भेजा है। दूसरी चीज क्या है कि मैं बहुत संवेदनशील हूँ। ओवर सेंसिटिव जब इंसान होता है तो वो जब बहुत ज्यादा समाज, दुनिया, परिवार, रिश्तेदार के प्रेम में होता है तभी वो ओवर सेंसिटिव होता है। प्रैक्टिकल लोग बहुत ज्यादा प्रेम में नहीं पड़ पाते। तो मेरा डिफॉल्ट है कि मैं बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिकल नहीं हूँ। इसके खामियाजे भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रेम से जितना नुकसान मुझे मिला है उससे ज्यादा खुशियां मुझे उससे मिली हैं। तो ये हिसाब किताब जो है ये पलड़ा हमेशा मेरे प्रेम का भारी रहता है। मैं खुश रहती हूँ, मैं प्रेम में पड़े रहने में ही खुश रहती हूँ, इससे क्या निकलने का मैंने कभी क्या नहीं बात है। सोचा। नहीं, जहां पर प्रेम शब्द आता है और जो प्रेम की शब्द वहां द्वेष या घृणा की तो कोई कोई स्थान है उसका, ना कोई जी तो मुझे लग रहा है कि पूरे जीवन की जो धुरी है वो तो प्रेम ही बिल्कुल। है। वो तो जी प्रेम ही है। और जब तक आप चाहे अपने अपने माता पिता के प्रति हो, अपने बच्चों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति हो, अपने आप के, सबसे पहले ये कहा जाता है कि जब तक अपने आप आप के अपने भी। अपने स्वयं के साथ प्रेम करना नहीं जानते हैं तब तक आप हम्म, दूसरे प्रेम नहीं कर सकते हैं। वो भावना बिल्कुल। आप में पैदा नहीं होगी। तो आप पहले मुझे ये बताइए, अपने एक दो कविताएं सुनाइए आप, तो फिर बाद में बातचीत हम रखेंगे। अच्छा, जी मैं जी। बहुत छोटी कविता जो प्रेम में पड़े रहना की एक सिग्नेचर कविता है, पहले वो सुना देती हूँ और फिर एक कविता सुना के फिर हम लोग बात करेंगे। जरूर अम, जरूर। लिखा जा रहा है बहुत कुछ, लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूंगी सिर्फ प्रेम। लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूंगी सिर्फ प्रेम, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही शुरू होते हैं। मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही शुरू होते हैं, और एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। तो वाह क्या। ये एक बहुत छोटी सी बात है जो मुझे लगी थी कि ये शायद जिंदगी की सबसे जरूरी बात है। और एक कविता है जो, जैसा मैंने कहा कि मैं बिहार और यूपी के बैकग्राउंड से हूँ, तो वहां के लड़कियों की एक मानसिक पीड़ा की कविता है जो बहुत पसंद की गई। जब हमारे यहाँ कोई लड़कियां इंटरकास्ट मैरिज कर लेती हैं या माँ बाप की मर्जी के बिना कोई भी शादी करती हैं, तो उनका एक निष्कासन हो जाता है उस परिवार से। तो जो वो लड़कियां फिर चाहे कितना भी सुखी हो अपने उस ससुराल में, लेकिन मायके से जो बिल्कुल हमेशा के लिए एक अबोला हो जाता है, उसका दुख जो है, उसकी एक कविता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेम है कि औरत चाहे जितना कुछ भी पाले, वो अपने मायके के स्नेह से अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। तो उसकी एक कविता मैं सुना रही हूँ। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां, बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां, नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां, नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। हालांकि जानती हैं, हालांकि जानती हैं इस गोधन नहीं गाए जाएंगे उनके नाम से भैया के गीत। गोधन हमारे भाई बहन का त्योहार होता है जहाँ सारे परिवार के लोग बहनों का नाम ले लेके और भाइयों का नाम ले लेके रस्म करते हैं। तो हालांकि जानती हैं इस गोधन में नहीं गाए जाएंगे उनके नाम से भैया के गीत, फिर भी अपने आंगन में कूटती हैं गोधन, गाती हैं गीत, आशीषती हैं बाप, भाई, जिला, जवार को, और देती हैं लंबे उम्र की दुआएं। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां हर साल लगन के मौसम में जोहती हैं न्योते का संदेश जो वर्षों से नहीं आए उनके द्वार।
जो वर्षों से नहीं आए उनके द्वार, फिर भी मायके की किसी पुरानी सखी से चुपचाप बतियाकर जान लेती हैं किस भाई भतीजे का होना है तिलक छेका, किस बहन भतीजी की होनी है सगाई, गांव मोहल्ले की कौन सी नई बहू सबसे सुंदर है, कौन सी बिटिया किस गांव ब्याही गई है। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां कभी-कभी भरे बाजार में ठिठकती हैं। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां कभी-कभी भरे बाजार में ठिठकती हैं, देखती हैं बार-बार मुड़कर और फिर एक उदास खामोशी लिए चुपचाप चल देती हैं घर की ओर। एक उदास खामोशी लिए चुपचाप चल देती हैं घर की ओर, जब दूर का कोई भाई भतीजा देखकर भी फेर लेता है नजर। जब दूर का कोई भाई भतीजा देखकर भी फिर लेता है नजर। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां अपने बच्चों को खूब सुनाना चाहती हैं मामा मामी नाना नानी मौसी के किस्से, पर फिर संभल कर बदल देती हैं बात और करने लगती हैं परियों और दैत्यों की कहानी, सुनाने लगती हैं परियों और दैत्यों की कहानियां। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां। तो ये एक कविता थी। क्या बात है, बिसराई। क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर दो कविताएं, बहुत अच्छी रचनाएं थी। अभी आपसे और कविताएं सुननी है आगे तो लेकिन एक बड़े बड़े फलक पर देखेंगे प्रेम का जो आपने विषय चुना है और अधिकांश कविताएं आपके प्रेम पर ही आधारित है। यानी मैं ये कहूंगा कि हर एक कविता में वो जो मूल भाव है, जो भाव जी, भूमि है, वो प्रेम। जी, तो इसलिए प्रेम व्यक्ति को, देखिए प्रेम मैं दूसरा अर्थ रंजीता जी मानता हूँ, वो है आपकी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। जी, जी, जब जी, तक पॉजिटिविटी रहेगी, प्रेम रहेगा। जब तक प्रेम जी, रहेगा तब तक पॉजिटिविटी रहेगी, तो पॉज़ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, अन्योन्याश्रित है ये। तो बिल्कुल, प्रेम ही बिल्कुल। सकारात्मकता होती है और सकारात्मकता ही जी, जी, लिए जी। व्यक्ति में, जब देखिए ना, जब घृणा आती है या क्रोध आता है, तो उस समय वो भूल जाता है, तो पूरे एक, जिसको हम नेगेटिविटी, नकारात्मकता कहते हैं, वो आ जी। जाता है, तो उसको जीवन की बदल जाती है उसमें। तो आपकी कविताओं पर लगातार बातचीत रखेंगे जारी हम, और साथ में आपके आपके आपकी और कविताएं भी सुनेंगे। लेकिन इस बीच में आपने ये जो बहुत बड़ा कार्य किया है, वो है कवि कुंभ। कवि कुंभ जी। का जो आपका की है आपका, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो कैसे ये आपको कि कवि कुंभ की जो पत्रिका है, इसको आप शुरू करेंगे, और क्या इसका इसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस चीज ने आपको प्रेरित किया इस कवि कुंभ के पत्रिका के लिए, और मूल रूप से प्रयोजन क्या है? कवि कुंभ के लिए जो एक प्रेरित होना होता है, वो ये रहा कि मुझे अक्सर ये लगता रहा कि बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएँ चल रही हैं, चल रही थीं, पर कविता केंद्रित पत्रिकाएँ जो थीं, कविता को स्पेस देने वाली पत्रिकाएँ मुझे बहुत कम दिखती थीं। और जैसा कि अमूमन होता है कि कहानी, आलेख और बाकी सारी विधाओं के लिए काफ़ी जगह होती थी, पत्रिका के लिए 4 या 5 पन्ने अक्सर लगभग सभी जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ हैं, उनमें यही होता था। मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि कविता भी जो है, वो सेकेंडरी विधा नहीं है। जिस तरह से कहानी एक मुख्य विधा है, कथा एक मुख्य विधा है, उसी तरह से कविता भी है। और कविता की बहुत सारी विधाएँ हैं, आप दोहा देखें, आप छंदमुक्त कविताएँ देखें, गीत देखें, गज़लों को भी मैं कविताओं का ही एक रूप मानती हूँ। तो उसमें मुझे ये लगता था कि बहुत ज़्यादा लोग जो बहुत अच्छी कविताएँ लिख रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं छप पाते क्योंकि कोई भी पत्रिका इतना जगह नहीं दे पाती। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-4 कविताएँ छापती है, लेकिन किसी कवि की 5-10 रचनाएँ एक साथ ले लेना या रेगुलर वे में, अच्छा जो लोग छप रहे हैं, वो या तो लगातार छपने वाले लोग छप रहे हैं सारी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, तो फिर जो बहुत नए लोग हैं, जो यहाँ तक कि न्यू कमर्स में बच्चे भी हैं, शोधार्थी हैं, कॉलेज वाले हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं, जो बिल्कुल सीधे-सीधे साहित्य के मेन स्ट्रीम में नहीं जाने जा रहे, पर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो
तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक सोशल एक्टिविज्म मेरे अंदर हमेशा रहा है, तो शायद ये साहित्य को लेकर एक एक्टिविज्म था कि मुझे लगा कि नहीं, कोई ऐसी पत्रिका हो जहां पे ये जरूरी नहीं हो कि सामने वाला पहले से कितनी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपा है, अगर वो पहली बार भी छप रहा है और उसने अच्छा लिखा है तो मैं उसको जगह दे सकूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के बीच में इस पत्रिका की शुरुआत मैंने की, और मैंने एक चीज बस किया कि मैंने इसमें कहानियों को शामिल नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे समय में कहानियों के लिए बहुत सारी अच्छी पत्रिकाएं हैं, और शायद मैं कहानियां ना भी लूं तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। और अगर मैं कहानी लेती हूं तो फिर मैं कविताओं के लिए बहुत कम ही पेज रख पाऊंगी। तो हम संस्मरण लेते हैं, आलेख लेते हैं, हर एक तरह की समीक्षाएं लेते हैं, आलोचनाएं लेते हैं। हम सिर्फ कहानियां नहीं लेते, और हम कविताओं को और कविताओं पर की गई बात को प्रमुखता से लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवियों की कविताओं का भी एक शब्दांतर हमारा कॉलम आता है, शब्दांचल है, जिसमें हर एक अलग अलग स्टेट की भाषाई जो आंचलिक भाषा की कविताएं हैं उन पर हम फोकस करते हैं। तो मैंने इसको कहीं ना कहीं कविता केंद्रित पत्रिका के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इसका मतलब इसकी शुरुआत की थी। बहुत बढ़िया इस पर बातचीत। देखिए, मैं और कुछ नाम लेना चाहूंगा जो आपका ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपको दिलीप कुमार जी, कुमार अशोक सराफ घायल जी, सतीश धर जी बहुत अच्छे कवि हैं वो भी, सीताराम शर्मा जी, आशमा कौल जी, कमलेश कुमार दीवान जी, ये भी। और बहुत अच्छी बात है कि यूएसए अन्नदा पाटनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको तो पर जी जी जी, उनका भी मैं हृदय अच्छा, से मैं यहाँ से ये भी कहना वो चाहूंगी भी कि इसमें जो लोग भी जुड़े हैं और जिन्हें जी भी ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बेहतर लिख पढ़ रहे हैं, तो वो बिना संकोच के मेरे कवि कुंभ के ईमेल पे kavikumbh@gmail.com, बिल्कुल सादा सा ईमेल है। उपेंद्र जी, आप इसे बाद में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या मेरा जी जी व्यक्तिगत ऑफिशियल नंबर 9548181083, ये व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर है। तो कोई भी निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकता है और वो बता सकता है कि हाँ, वो क्या लिख रहा है या लिख रही है। और मैं शर्तिया कहती हूँ कि अगर वो जरा भी बेहतर और अच्छी चीज हुई तो मैं उसे जरूर छापूंगी। एक नहीं, बहुत संपादक के तौर पर मेरा ये खुला बहुत बहुत निमंत्रण है। बहुत कृष्णा जी आपने, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप ये कार्यक्रम देखेंगी पुनः, कमेंट्स है तो किसी कमेंट में आप ये अपना जो आप उस पर अपनी टिप्पणी देंगे, अपना उत्तर देंगे, उसमें आप ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से आए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने ऑफिशियल टेलीफोन नंबर बताया, मोबाइल बताया, आपने अपना ईमेल आईडी बता, तो उसमें आप बता दीजिए। और मैं भी अपने ये तो देखिए, ये जो कवि संसार है और इसके ये एक बड़ा परिवार जी है, बिल्कुल और बिल्कुल। इतना संगठित और सशक्त परिवार है, जी जिसमें एक साथ मिलजुल कर रहेंगे उतनी कविता हमारी समृद्ध होगी, हमारी कविता आगे बढ़े। और कविता जीवन जीने का एक मुख्य साधन है, इसमें कोई शक नहीं, शुरू से, जी काल से है। बिल्कुल बिल्कुल। जब से मानव इस पृथ्वी पर आया है तब से तो मुझे लग रहा है कि जिस समय मानव आ गया उसी समय कविता भी वो साथ में लेके आ गया। तो ये तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। तो अभी कवि कुंभ का ये जो 21 राज्यों में आपका क्या इसका प्रचार प्रसार है, क्या किस रूप में है, ये बता दीजिए। कवि कुंभ जो है, देखिए मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि मैं इसको कोई बस छोटी सी लोकल या क्षेत्रीय पत्रिका ना बनाकर इसको मैं एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका इसलिए बनाऊं क्योंकि हर एक अलग अलग राज्यों में इतने सारे लेखक, सिर्फ कवि ही नहीं, लेखक इतने हैं कि वहां हर जगह हमें एक रिसर्च वर्क की जरूरत है। हमें बहुत सारे ऐसे नए लोग या बहुत ऐसे पुराने लोग जिन्हें कि उनके समय में उस तरह से नहीं जाना गया जैसे जाना जाना चाहिए। तो ये एक साहित्यिक जिम्मेदारी होती है। मैं प्रकाशन को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानती हूँ। यह सिर्फ महज शौक नहीं होना चाहिए कि मेरा दिल किया या मेरे पास पैसे हैं तो मैंने पत्रिका शुरू कर दी। पत्रिका सिर्फ इस वजह से शुरू नहीं की जानी चाहिए। पत्रिका का एक मूल उद्देश्य होना चाहिए कि आप इसे करके साहित्य के लिए क्या करना चाहते हो, आपके ऐसा करने से साहित्य का क्या लाभ होने वाला है, या आपके ऐसा करने से साहित्यकारों को क्या मिलने वाला है। वहां संपादक बिल्कुल गौण हो जाता है। संपादक को ये नहीं सोचना है कि पत्रिका मैं निकालूं तो लोग मुझे जाने। अपने जाने जाने के लिए आपको किसी भी पत्रिका
का प्रकाशन करने या संपादन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। आप अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो एक बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ, एक संकल्प के साथ, एक विजन के साथ आइए कि आप क्या कर सकते हैं, आपको ऐसा क्या करना है, जो एक बचा हुआ स्पेस है जो अब तक नहीं किया गया, उस काम को आप कीजिए। जो बहुत सारी चीजें मैं देखती हूँ कि जो लोग बहुत नामचीन हैं, लगातार 20 सालों से 25 सालों से बार बार उन्हीं पे बात हो रही है, तो क्या इन 20-25 सालों में 20-25 नए लोग भी नहीं आए होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा साहित्यिक क्राइम है, अपराध है कि जो लोग और बीच वाले बहुत अच्छे लोग हैं वो हमारी नजरों से छूट रहे हैं। तो संपादक की दृष्टि इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वो अपने आसपास में उन चीजों को ढूंढ सके, वो जान सके, बटोर सके, ला सके, वो पाठकों के समक्ष एक नया चेहरा दे सके। उसे एक मेकर होना चाहिए कि आप पाठकों के पास एकदम से एक नया रॉ मटेरियल दे रहे हैं कि देखो ये फला कवि है, ये फला लेखक है, ये साहित्यकार है, इसे आपने जाना नहीं, और फिर वो व्यक्ति चर्चा में आ जाए। जैसे मेरा एक और इंटरव्यू हुआ तो वहां मैंने कहा कि मैं राज कपूर को इसलिए अच्छा मानती हूँ कि वो कहीं से भी एक चेहरा लाकर उसे स्टार मटेरियल बना देता था, क्योंकि उसमें प्रतिभा होती थी। तो आप हमेशा सुपर स्टार टाइप के लोगों को ही लेते रहें और उन पर ही बात करते रहें, इससे बेहतर है कि आपको एक स्टार मटेरियल बनाने की कुव्वत हो। आप जब अपना संपादन खत्म करें तो लोग आपको इसलिए याद करें कि रंजीता सिंह ने अगर एक पत्रिका निकाली थी तो ये 100 कवि जो आज जाने जा रहे हैं, ये 100 लेखक जो हैं, ये शायद पहली बार इसी पत्रिका में छपे थे। तो मेरा इनिशिएटिव जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। मैं ये चाहती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कविताएं दूसरी जगह किन्हीं वजहों से नहीं छपती, राजनीतिक तरह की कविताएं हो, प्रतिरोध की कविताएं हो, शायद वो गवर्नमेंट से अनुदान वाली पत्रिकाओं में नहीं छप पाती, तो वो मेरे पास छपती हैं। मैं बहुत ज्यादा नाम नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी कुछ एक नाम ऐसे हैं जिन लोगों की कविताएं मैंने पहली पहली बार छापी, और वो सारे युवा कवि आज बहुत चर्चित कवि हैं, बहुत चर्चित है। और उन्हें पहली बार शब्दोत्सव, हमारे एक ग्रैंड इवेंट होता है, वार्षिकोत्सव होता है, जिसमें देश भर के सारे प्रतिष्ठित साहित्यिक जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। उसके साथ बराबर में मैं नवोदितों को और बहुत कम जाने जाने वाले, बहुत अच्छा लिखने वाले लोगों को भी बुलाती हूँ, और वरिष्ठों के सामने उनका मैं काव्य पाठ या किसी भी तरह का परिचर्चाओं का सेशन करवाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि उन्हें एक पहचान मिलती है, और वो वरिष्ठ लोग एक बार ये सोचते हैं कि अच्छा ये भी लिख रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सोशल दायित्व है किसी भी संपादक के ऊपर कि वो अपने कार्यकाल में उसने जब भी काम किया है, तो क्या उसने ऐसे 20 भी राइटर्स पैदा किए हैं जिन्हें पहले से नहीं जाना जाता हो, जिन्हें जाना गया है उन्हीं पर बात करने की बजाय जिन्हें नहीं जाना गया है, आप वैसे लोगों को पैदा कीजिए ताकि दूसरी पत्रिकाएं फिर उनको अप्रोच करें, दूसरे संस्थान उन्हें अप्रोच करें, दूसरे मंच उन्हें अप्रोच करें। तो वो एक जगह आप दिलवाइए, उनके हक के लिए आप काम कीजिए, इसके लिए आपको संपादन में आना चाहिए। दूसरी बात है कि मैं संपादक होते वक्त बहुत सेलेक्टिव होती हूँ, और मैं मानती हूँ कि हर एक संपादक को ऐसा होना चाहिए, एक राजा की दृष्टि आपकी होनी चाहिए। आप अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कभी चयन ना करें। आप बहुत जब भी बढ़िया, किसी बहुत बहुत अच्छी बात है। जी 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 तो जी जी। आपको ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है ये सच में इसने ऐसा लिखा है, किसे छापा जाना चाहिए। हो सकता है कि हमारी वैचारिक भिन्नता हो सकता है कि मैं किसी मतभेद से गुजर रही हूँ, लेकिन इस बीच अगर उसने कुछ ऐसा लिखा है जो साहित्य के लिए बहुत अच्छा है, उचित है, तो मैं सारे मतभेद, मैं सारी भिन्नताएं भूल जाती हूँ और मैं उसे छापती हूँ। जबकि अक्सर ये होता है कि हर एक संपादकों के इर्द गिर्द एक अपनी थोड़ी सी मंडली है, अपने लोग हैं, कहीं ना कहीं ऑबलाइजेशन वाली चीजें भी आती हैं, दबाव भी रहता है। लेकिन इन सारे दबावों से बचते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक न्यूट्रल तरीके से, एक शासक की तरह के, मतलब आपके लिए सभी लोग बराबर हैं। मेरे पास कविता आती है तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मेरे किसी मित्र की है या बिल्कुल किसी अनजाने व्यक्ति की है। वो कविता क्या सच में कविता है, मेरे लिए ये मैटर करता है, और मैं इसी आधार पर उसका चयन करती हूँ। तो कवि कुंभ जो है वो मेरे लिए एक पैशन है, ये भी मेरे प्यार का एक हिस्सा है। और एक बिल्कुल नन कॉर्पोरेट घराने से, मैं किसी बड़े व्यावसायिक घराने से नहीं हूँ, मैं एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, जहाँ के अपना एक रोजी रोटी चलाना ही एक मुश्किल होता है, उसमें एक इतना भारी बजट
का काम करना, तो ये सिर्फ प्रेम ही है जो आपसे करवा सकता है, क्योंकि प्रेम जो है वो सच में बड़ा दुस्साहसी होता है और वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। तो मैं कवि कुंभ के प्रेम में बहुत बुरी तरह से हूँ और 5 साल इसके बीत गए हैं। ये 68 पेज की कलर्ड मैगज़ीन है और आर्ट पेपर पर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इसके मुख्य पृष्ठ पे हमेशा हमारे साहित्यकार होते हैं। तो जिसको लेकर बातें हुई थी कि नहीं-नहीं गंभीर साहित्यिक पत्रिकाओं में साहित्यकारों के चेहरे नहीं दिए जाते, ये कुछ फ़िल्मी मैगज़ीन या खेल की पत्रिकाओं की तरह की चीज़ हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि एक लेखक क्या अपने आप में एक स्टार नहीं है। अगर एक खेल की है, पत्रिका बिल्कुल के है, कवर सही बात है, सही बहुत अच्छी चाहिए, बात कही आप। जी, जी, जी। अगर एक फ़िल्म की मैगज़ीन में एक नायक-नायिका का चेहरा होना चाहिए, तो साहित्य में तो ज़ाहिरी तौर पर हमारे लेखकों को ही होना चाहिए, ये तो उनका अधिकार है। ऐसा क्या बात है। करना ये बहुत एक बढ़िया ट्रेंड बात। जी, जी। की बात थी और मैंने इस ट्रेंड को तोड़ा। मैं आलोचनाओं का भी शिकार हुई उस वक़्त, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि 5 साल बाद मुझे इसी चीज़ के लिए जाना जा रहा है कि रंजीता की पत्रिका में हम कवर पेज पे आते हैं और लोग बहुत जल्दी आपको पहचान पाते हैं। आप किसी मॉल में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तो लोग एक बार बोलेंगे अच्छा, अच्छा सर आप वो हैं। उसके साथ 2 पन्ने जो है वो हमेशा हमारी पुण्यतिथि और जन्मतिथि के होते हैं। वो इसलिए है कि नई पीढ़ी को इतना वक़्त नहीं है कि वो हर किसी की जन्मतिथि, पुण्यतिथि देखती रहे। तो एट लीस्ट जब वो हमारी पत्रिका पलटती है और उनमें वो पुराने लोगों को देखती है, नए लोगों को देखती है, तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बहुत अलग तरीके की, जो प्रयोग मैंने किए, जिसमें थोड़े से मुझ पर दबाव भी आए कि ये आपको एक गंभीर साहित्यिक पत्रिका के संपादक के तौर पे शायद न जाना जाए। लेकिन फिर भी उन चीज़ों से मैं ओवरकम हुई और मुझे खुशी है कि आज उस चीज़ को बहुत सी वैसी पत्रिकाएँ भी फ़ॉलो कर रही हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया। तो कोई आप नया सेट जब जब ट्रेंड आप चला पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता इसमें नहीं है कि आप बनी-बनाई लीक पर ही चलें, आप उस लीक से हटकर कुछ नया कर पाएँ, तो ये शायद आपकी बड़ी सफलता होती है। ऐसे ऐसे इसमें देखिए, इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं होती है, ना को हमें हतोत्साहित होना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़े पेड़ के साथ अगर एक छोटा पेड़ स्वयं उगता है या उसको कोई पोषण करता है, और तो बड़े पेड़ को लगता है कि अब मेरे सामने थोड़ी बहुत, अगर छोटे पेड़ के रूप में ही कुछ चुनौती सामने आने लगी है, तो मेरे जी। अस्तित्व को कोई थोड़ा सा चुनौती दे रहा है, तो इन चीजों से व्यक्ति को थोड़ी घबराना है। और आपने जिस साथ जो आपकी मंशा है, जो आपका इसमें जो आपका मिशन है, तो वो देखिए सकारात्मक होना चाहिए, और आपने जो ये पहल की है ये बहुत ही सराहनीय है, और काम आप बहुत अच्छा और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप कर रही हैं, मैं जानता हूं। तो इस तरह से आपको तो बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, रंजीता जी। जी, जी। उन चुनौतियों में आर्थिक चुनौतियाँ भी एक बड़ी चुनौतियाँ रहीं क्योंकि मैं उस तरीके से मेरी पत्रिका के आप प्रिंट पेज में कोई संरक्षक, कोई परामर्श मंडल ये सब नहीं देखेंगे। कहीं न कहीं मुझे एक बार ये लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ी राशि देकर मेरी पत्रिका का संरक्षक बन भी जाए, तो कल शायद मैं उसके एक दबाव में रहूँ, वो कहे कि फलाँ व्यक्ति पर आप इतना मटेरियल दे दीजिए और मुझे लगे कि ये शायद मैं ना कर पाऊँ। तो मैं आर्थिक सहायता लेते वक़्त भी बड़ी संकोची होती हूँ, बहुत सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो मैंने इस पत्रिका को हमेशा चाहा कि वो मेरे पाठकों की पत्रिका रहे। मेरा हमेशा आग्रह रहा कि आप मुझे छोटा सहयोग करते रहें, आप एक छोटा कंट्रीब्यूशन करते रहें। ₹20 से हमारी पत्रिका शुरू हुई थी, लेकिन चूँकि अब कागज़ और प्रिंटिंग इतनी महँगी है कि और हम उसे रजिस्टर्ड डाक पोस्ट से देते हैं, तो अब ये ₹100 की हो गई है। फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि ₹100 महीने का अफोर्डेबल है। एट लीस्ट जो लोग थोड़ी-सी संवेदना रखते हैं साहित्य को लेकर, वो इतना कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा अपने पाठकों पर ध्यान दिया। मैंने अपने संरक्षकों पर या उस तरह के बड़े व्यवसायी लोगों पे अपना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे आर्थिक रूप से ऑब्लाइज़्ड करे और पत्रिका की रूपरेखा पर किसी दूसरे तरह का अनावश्यक हस्तक्षेप या दबाव हो। तो जो अभी का संकट है वो थोड़ा-बहुत ये होता है कि हाँ, आर्थिक चीज़ों को लेकर मैं परेशान होती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस तरह की विज्ञापन्स नहीं देते। अच्छा, जो कॉर्पोरेट के विज्ञापन हैं वो कई बार ये देखते हैं कि उन्हें कुछ मसालेदार टाइप की
उस तरह की चीजें या मैगजीन होती हैं तो शायद वो उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर बहुत पीछे लगना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाती। पर फिर भी ये मेरे लिए बड़े संतोष की चीज है कि 5 साल तक लगातार मैं इसको निकाल पाई हूँ, आगे भी मैं निकाल पाऊंगी। अभी भी मेरे पास कुछ इतने अच्छे शुभेच्छु मित्र हैं, मेरी मदद करने वाले कुछ लोग हैं कि कभी मैं बोल दूं कि शायद मैं किसी आर्थिक परेशानी में हूँ, तो सहर्ष वो मेरी मदद कर देना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि दुनिया में अच्छी चीजों को बचाने के लिए अभी भी बहुत सारे अच्छे हाथ हैं जो आप तक पहुंचते हैं। तो वो पहुंचने के लिए मैंने वो 21 राज्यों का सर्कुलेशन बहुत जरूरी समझा कि अगर हर एक राज्य से हर महीने मुझे 10-10 लोग भी मिलते हैं तो मेरे पास कम से कम 210 नए लोग जुड़ेंगे, तो साल के वो कितने हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाऊंगी। और आपको मैं बताऊं उपेंद्र जी कि जब मैंने शुरुआत की थी 16 में, तो 17 तक आकर मेरा सर्कुलेशन लगभग 4200 हो चुका था। क्या बात है, क्या बात है। 4,500 का सर्कुलेशन कम नहीं होता किसी प्राइवेट पत्रिका के लिए। हम्म। कोरोना में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो एक आम तरीके की पत्रिकाओं के साथ संकट है पाठकों का, वो मेरा संकट नहीं है। तो मैं अब इस एक स्टेबल स्थिति में हूँ। हाँ, ये है कि मैं यहाँ से भी सबको ये अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने कभी कुंभ नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो प्लीज आप संपर्क कीजिए, जुड़िए। आप उसकी सदस्यता से एक बार जुड़िए, यकीनन आपको ये पत्रिका अच्छी लगेगी और साल के 1200 रुपए देना आपको बिल्कुल भी जाया नहीं लगेगा, इतनी आश्वस्ति मैं दे रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए आपकी बहुत विस्तार से बातचीत हो रही है और कविताएं तो अभी और सुनेंगे, लेकिन मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा गाती भी है, जो आपकी अन्य अरे रुचियों में है, जो अन्य रुचियों में हाँ, आपके, मेरी तो जो अन्य आपका रुचि। मन, जी जी, जी जो तो आपका जो मन कर रहा है, थोड़ा सा विषयांतर होते हुए फिर हम बातचीत फिर कविताओं पर करेंगे और आपकी कविताएं सुनेंगे। तो अब अपने मित्रों के लिए सुनाइए। तो हमारे दिलीप कुमार जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने की समीक्षा भी की है आपकी, अच्छा, दिलीप हाँ कुमार जी जी ने। जी जी जी, दिलीप जी, कुमार वो जी लगा। हमारे कवि कुंजी जी जी जी, पंजाब हमारे हम। और हरियाणा के प्रभारी भी हैं, बड़े ही वो साहित्य प्रेमी हैं। और उन्होंने मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये लगती है कि इन्होंने कहा कि प्रेम में पड़े रहना, पढ़ने के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया और इस साल इनका एक काव्य संग्रह भी आ चुका है। तो अब इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि क्या किसी हो ने मुझे सकती है, पढ़ने के बाद लिखना शुरू किया और बहुत अच्छा संग्रह इन्होंने लिखा है। तो मुझे कभी कभी अपने आप पे भरोसा पड़ जाता है, मैं सोचती हूँ कि चलो क्या मतलब बात ऐसा है। भी हो जाए। जी, गाने चलिए की बात चलिए। तो उपेंद्र जी मैं जी, अचानक से, अच्छा कोई गीत सुनाइए कुछ जो आपकी। मैं थोड़ा सा मैं देखती हूँ, मैं 2-4 लाइन कुछ या तो गीता दत्त जी का कुछ गुनगुना देती हूँ। कोशिश करती हूँ, मतलब इधर क्या है कि लगातार हर जगह आने जाने से, एक जो आप तो बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि वॉइस क्वालिटी में कुछ चीजें थोड़ी टूटती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ क्वेश्चन होना है, ये तो अपने मित्रों के लिए सुनाइए, अच्छी बात है जी। वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं,
रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। क्या बस बात है, इतना क्या ही। बात है। बहुत बहुत अच्छा गा रहे हैं आप, कह रहे हैं कि आप गाने लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कविताओं के साथ साथ के साथ कार्य करने के साथ साथ आपने सामाजिक कार्यों में भी बहुत ही सक्रियता से भाग लिया है। तो किस तरह से, कौन सा, क्या कोई वॉलंटरी एनजीओ आपने बनाया है, या क्या मेरा क्या किस तरह? जी जी। एक संस्था है बिंग वुमेन करके, बिंग वुमेन स्वयं सिद्धा मेरी एक संस्था है। इसकी शुरुआत मेरी कॉलेज के दिनों में हुई थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक प्रतिरोध जो है वो मेरे अंदर इनबिल्ट है। मैं तब बिहार यूपी में रहती थी और अक्सर ऐसा होता था कि बहुत सी लड़कियां जिन्हें ससुराल वाले छोड़ देते थे, तो उनके घर वाले उनके लिए कुछ करते नहीं थे। मतलब उन्हें अपने घर में रख तो लिया जाता था, लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता था। ना ससुराल वालों से बात की जाती थी, ना केस मुकदमे होते थे, ना ही उनको कोई नौकरी दिलवाई जाती थी। वो बेचारी एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक घरेलू आया की तरह घर में रखी जाती थी। उनका काम था सबको खाना बनाना, देना, और बड़ी दयनीय टाइप से मतलब एक फील करना कि चलो मुझे कम से कम पाला पोसा जा रहा है। तो मुझे ये बात बड़ी दुखी करती थी, बड़ी व्यथित करती थी कि इन सारी लड़कियों की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। ऐसा नहीं था कि इन्होंने लव मैरिज में ऐसा किया था। तो कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारी बनती थी। तो वैसे में जब 2-4 बार मैंने बातें करनी शुरू की तो लोगों ने कहा नहीं नहीं चलो इनका भाग्य है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि एक रिश्ता टूटने में लड़की के भाग्य का क्या लेना देना, और अगर ये भाग्य है तो क्या उस भाग्य से लड़ने का कोई उपक्रम नहीं होना चाहिए, कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। तो तब मेरे थोड़ा सा महिला थाने में मेरी जान पहचान थी। मेरे पिताजी का थोड़ा राजनीतिक रसूख था, तो इसके भी कुछ फायदे थे। तो मैं उन्हें ले जाती, उनकी कंप्लेंट्स लिखवाती। 2-4 जब इस तरह की केसेज हुई जहां पे लड़कियों के पति को बुलाया गया, नोटिस दी गई, महिला आयोग में जब बातें गई और बकायदा केस चला, हमने कुछ वकील किए उसके लिए। तो जब कंपनसेशन वगैरह मिला, मतलब आज से बहुत पहले, मुझे लगता है कि शायद वो 2000 के आसपास की बात हो, उस समय अगर किसी को 5-10 लाख कंपनसेशन मिलता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। तब लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किया कि अरे ये लड़की जो कॉलेज में पढ़ती है ये तो बहुत काम भी करती है। तो फिर लोग मुझे ढूंढने लगे। फिर तो ऐसा होने लगा कि मैं उतनी कम उम्र में एक काउंसलर की तरीके से किसी के घर का कोई मैटर होता था तो वो लड़की वाले भी मेरे पास आते थे, लड़के वाले भी आते थे कि ऐसा हो गया। तो धीरे धीरे एक संस्था बनती गई। अच्छा, उसमें कुछ चीजें ये हुई कि मैं ये भी देखती थी कि जो डिवोर्सी लड़कियां हैं जिनका तलाक हो भी चुका, उसके बाद समाज का एक बड़ा असंवेदनशील नजरिया उनकी तरफ हो जाता था कि जैसे अगर वो थोड़ा अच्छी खूबसूरत है, तैयार होके जा रही है, तो एक अरे इसका क्या है, इसको तो पति भी छोड़ दिया है फिर भी ऐसे है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर उसे किसी एक ने छोड़ा है तो इसका क्या मतलब, वो अपने निजी जीवन में खुश रहने की अधिकारी नहीं है। बहुत सी जगहों पे उसे बुलाया नहीं जाता, पारिवारिक भी बहुत सारे फंक्शन में इनवाइट नहीं किया जाता। तो मैंने धीरे धीरे ऐसा किया कि इस संस्था को मैंने एक फैमिली टाइप से डेवलप किया, और उनके बर्थडे हो, उनकी कोई भी चीजें हो, उसे हम आपस में ही सेलिब्रेट कर लेते थे। हम उन्हें अच्छे अच्छे कार्ड्स भेजते, उन्हें गिफ्ट्स भेजते। कोशिश रहती कि जिस शहर में मेरी जो भी सदस्य है उसके पास हमारी 2-4 सदस्य चली जाएं। अच्छा, वो अपने मन की बात कर पाती थी, क्योंकि जब वो सिंगल होती थी तो उन्हें बहुत सोचना होता था कि वो किसको बताएं। अगर वो किसी भी तरह की मानसिक या किसी तरह की सामाजिक परेशानी से गुजर रही हैं तो बात किससे करें। तो बात करने के लिए जो एक सामाजिक दायरा बड़ा संकुचित हो गया था उनके पास, उसके लिए उन्हें स्पेस मिला। तो मैं मेरी संस्था को कोई आम जैसे एक होता है कि सोशल संस्था, मैं उस तरह से नहीं लेती। मैं इसे एक पूरी तरह से एक पारिवारिक संस्था मानती हूँ, जहाँ कोई भी विडो हो, डिवोर्सी हो, सिंगल हो, जिसने शादी ना की हो कभी, उनका बड़ा स्वागत रहता है। वो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। और जब हम अपना इवेंट करते हैं शब्दोत्सव, तो हम स्वयं सिद्धा का भी एक बड़ा आयोजन करते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि एकल महिलाओं में इतनी प्रतिभाशाली, इतनी टैलेंटेड औरतें हैं।
तो क्या हर बात एक है। साल हम उनका सम्मान समारोह करते हैं, हर एक विधा से, कोई किसी भी विधा में है, और अगर उसने बिना किसी फैमिली बैकिंग के बहुत अच्छा किया है, कोई भी ऐसा काम किया है जिससे कि समाज को थोड़ा लाभ हो रहा हो, तो हम वैसी औरतों को सम्मानित किया करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी। तो ये भी एक खुला निमंत्रण है कि कोई भी ऐसी महिला हो, जिसे लग रहा हो कि उसने बहुत संघर्षों में जीवन बिताया है, उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ा है, तो अपनी पूरी स्टोरी हमें भेजिए। ये हम लोग इसकी पूरी प्राइवेसी रखते हैं कि आपकी स्टोरी हम किसी से शेयर नहीं करते। पर हमारे लिए आपकी कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन-सी चीज़ें आई, वो कौन-सी घटनाएँ हुई जिसकी वजह से आप टूटी, बिखड़ी और आपने फिर अपने आप को सँभाला। तो आपके इस टूटने-बिखरने और सँभलने के क्रम में आप कैसे मजबूत हुईं, फिर उन चीज़ों पर आप अब कैसे काम कर रही हैं, तो ये सारी एक मोटिवेशनल स्टोरी होती है। और उसके बाद में अगर हमें लगता है कि हाँ, आपने सच में ऐसा कुछ किया है, जिससे समाज आपसे प्रेरणा ले, तो हम सम्मानित करते हैं। तो उसके लिए भी आप हमें अपना पूरा नॉमिनेशन, कोई भी जो सुन रही हो, वो भेज सकती हैं। और आप लोग पुरुषों से भी अनुरोध है कि आपके आस-पास में अगर ऐसी महिलाएँ दिखें, जो बहुत प्रतिभाशाली हैं और अकेले उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर किया है, तो आप उनकी चीज़ें हमें भेजें। तो मेरी संस्था ऐसी ही है, बहुत लंबा समय हो गया। मैं आपको ये भी बताऊँ कि मैंने उसका कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मेरे मन में ये था कि सरकारी रजिस्ट्रेशन कराते वक़्त कहीं न कहीं दिल में ये होता है कि हमें कुछ सरकारी अनुदान चाहिए, हमें कुछ पैसे चाहिए, और काम उसका सिर्फ़ पेपर वर्क होता है, वहाँ कोई सामाजिक कार्य नहीं होता। हालाँकि अब मुझ पे बहुत दबाव रहता है, तो मैंने उसको एमएसएमई में भले ही रजिस्टर्ड कर दिया है, लेकिन अभी भी ये सारा कुछ जो है, वो हमारी महिलाएँ जो हैं, वो अपनी मेंबरशिप से, जैसे वो जो भी एक सहयोग राशि देती हैं, उससे हम अपनी संस्था चलाते हैं। हम किसी का भी, कोई भी बाहरी सरकारी अनुदान पे निर्भर नहीं होते, और फिर भी हम सब आपस में बहुत अच्छा सब कुछ कर पाते हैं। तो संस्था जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। किसी को भी कहीं भी किसी भी तरह की मदद चाहिए, यहाँ तक कि आपको कोई नौकरी चाहिए, आपको किसी दूसरी जगह सेक्टर में नौकरी चाहिए, आपको कुछ सीखना है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं, आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, आपको कोई भी ज़रूरत हो, आप हमें प्लीज़ नॉक करें। आप जिस शहर में होंगी, वहाँ पे हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी, वहाँ पे वो सब कुछ आपके लिए कर दिया जाएगा, जिसकी आपको ज़रूरत है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ा कार्य, बहुत विशाल कार्य है और मानव कल्याण के लिए, और उनके लिए बंद हैं जिनको जिनके आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई रंजीता जी। तो अब तो और कुछ 1-2 कविताएँ, अच्छी अच्छी बात है। अच्छा, जी, जी। कविता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं कविताओं की जगह एक गज़ल सुना दूँ आपको? बहुत बड़ी गज़ल भी तो उसी में आता है, मतलब जी, जी, हाँ। सुनाइए, तो सुनाइए। मैं गज़ल सुना देती हूँ कि शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, ज़ब्त करने का मेरा हुनर देखना। क्या शिद्दते बात है! दर्द को बेअसर देखना, ज़ब्त करने का मेरा हुनर देखना, ख़त्म होगा अज़ाबे सफ़र एक दिन, इश्क में करके थोड़ा सब्र देखना। खत्म होगा अज़ाबे सफ़र एक दिन, इश्क में करके थोड़ा सब्र देखना। काविशें कुछ करें आओ मिल-जुल के हम, काविशें कुछ करें आओ मिल-जुल के हम, चाहते हैं हरागर शज़र देखना। वाह, हमको वाह! अमन-ओ मोहब्बत पे है पुरयकीन, हमको अमन-ओ मोहब्बत पे है पुरयकीन, खत्म होगा सियासी ज़हर देखना। हमको अमनो मोहब्बत पे है पुरयकीन, खत्म होगा सियासी ज़हर देखना। वक़्त इकसा रहा कब किसी का यहाँ, वक़्त इकसा रहा कब किसी का यहाँ, आसमां की बदलती नज़र देखना। इतनी शाइस्तगी इतनी खामोशी से, इतनी वाह, वाह, वाह! क्या बात है! शाइस्तगी इतनी खामोशी से, कौन करता है इश्क़ सफ़र देखना। इतनी शाइस्तगी इतनी खामोशी से, कौन करता है इश्क़ सफ़र देखना। और आखिरी शेर देखिए कि मर न जाऊँ मैं उस पे तो फिर क्या करूँ, मर वाह! न क्या बात! जाऊँ मैं उस पे तो फिर क्या करूँ, मर न जाऊँ मैं उस पे तो फिर क्या करूँ, कातिलाना है उसका इधर देखना। मर न अरे वाह! क्या जाऊँ बात मैं है! उससे तो फिर क्या करूँ,
कातिलाना है उसका इधर देखना, शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, ज़ब्त करने का मेरा हुनर देखना। जी। अरे वाह! क्या बहुत सुंदर गज़ल सुनाई आपने। तो आप संपादक का कार्य करती हैं, आप कविताएँ लिखती हैं, आप गज़लें लिखती हैं, आप सामाजिक कार्य करती हैं, और क्या रुचि है आपको अपने जीवन में? और आपको क्या अ लग रहा है कि अभी करना क्या बाकी रह गया है? मैं सच बताऊँ तो मेरी बचपन से 2 बड़ी ख़्वाहिशें थीं। एक तो जो मैंने बताया था कि मुझे शास्त्रीय संगीत का और शास्त्रीय नृत्य का बड़ा शौक था। मैं अपने स्कूल के ज़माने में दूरदर्शन पे लगातार जो शास्त्रीय नृत्य के सेशन चलते थे, उनको मैं देखती थी और मैं शायद चाहती थी कि मैं एक क्लासिकल डांसर बनूँ, जो मैं नहीं बन पाई। लेकिन डांस मेरा बहुत बड़ा पैशन है, मैं अभी भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं अभी भी अगर डांस के कोई कार्यक्रम कर पाती हूँ तो नृत्य मेरा बहुत बड़ा शौक है और कभी मैंने ये भी सोचा था कि शायद मुझे सिंगिंग में होना चाहिए था और एक जो शौक था कि मैं बहुत चाहती थी कि मैं आकाशवाणी की अनाउंसर बनूँ, तो वो नहीं हुआ लेकिन अब ये है कि हाँ, मुझे दूरदर्शन, आकाशवाणी हमेशा अपने कैज़ुअल अनाउंसर या उस तरह से एंकर के रूप में लिया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे मन के बहुत करीब है। एक शौक है, जिसे मैं शायद करूँगी, उसे मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैं कोई अच्छी सीरियल या ऑफ बीट फ़िल्म बनाना चाहती हूँ। आई वांट टू बी अ प्रोड्यूसर एंड मेकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे फ़िल्में बहुत पसंद हैं और जो अर्थपूर्ण फ़िल्में होती हैं, मसाला फ़िल्में वैसी नहीं। मुझे बहुत ह्यूमन रिलेशनशिप पे जो फ़िल्में होती हैं, वो पसंद आती हैं और मुझे लगता है कि निजी जीवन में जितने मैंने सोशल वर्क किए हैं, मेरे पास महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका है। इतनी कहानियाँ हैं उपेंद्र जी, इतनी कहानियाँ हैं कि शायद उनकी स्क्रिप्ट कभी खत्म ना हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन निजी अनुभवों पर कुछ बहुत अच्छी सीरीज़ बनाऊँ या फिर मैं कोई ऑफ बीट शॉर्ट फ़िल्म्स बनाऊँ, जो थोड़ी-सी अलग हों। ये मेरी एक योजना है, अगर सब कुछ अच्छा और बेहतर रहा, तो श्योरली मैं इसे करना चाहूँगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। देखिए, जीवन में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सीमा होती है ना, आयु की सीमा होती है। कहते हैं ना कि लगातार आप किसी न किसी काम को शुरू कर सकते हैं, उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और बहुत अच्छा उसमें अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो आपने अभी फ़िल्म बनाने भी अपने आप में एक काम है, एक सामाजिक काम मैं समझता हूँ इसको। और ख़ास करके जो आपने विषय बताए, आपके पास जी। विषयों का भंडार है, जो आपने वॉलंटरी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो आप हुँ। अपना जो सामाजिक कार्य करती, उसमें आपको कहानियों की कमी नहीं रहेगी रंजीता जी। बस हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए और आपको वो जज़्बा चाहिए वो शुरू करने के लिए। एक बार आपने शुरू किया, देखिए रास्ते तो आगे-आगे खुद बनते रहेंगे और आप उस कार्य अंजाम तक पहुँचा सकती हैं। और कुछ ऐसा आपके बारे में कुछ ऐसा भी कुछ रह गया जो आप इस मंच के माध्यम से व्यक्त करना चाहें? अ, मुझे एक चीज़ लगती है उपेंद्र जी कि मैं थोड़ा-सा एक एक मैसेज ये ज़रूर देना चाहती हूँ कि साहित्य से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ एक थोड़ी-सी साहित्यिक जवाबदेही ना अपने अंदर ज़रूर लानी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी जो पत्रिकाएँ हैं, मेरी ही नहीं किसी की भी हैं, अगर वो आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप उसे परचेज़ किया करें, लिया करें। इस इंतज़ार में ना रहें कि आपसे आग्रह किया जाए कि आप आइए क्योंकि जब आप खुद अपनी ओनरशिप पे ये चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक आप हमें उस तरह की एक स्टेबिलिटी नहीं दे पाएँगे और अगर हम जैसे लोग बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, तो कहीं न कहीं मजबूर और परेशान हो जाते हैं, नहीं कर पाते, तो हम आपके लिए कुछ कर पाएँ इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले हमें आश्वस्त कर सकें कि हम आपके साथ हैं। तो आपका साथ होना जो है वो महसूस हुआ करे, वो हमें पता चले कि आप हमें खुद तलाशें कि अच्छा ये है क्या? ऐसा है रंजिता जी या कोई भी किसी भी पत्रिका के जो संपादक हैं कि
आप ये सहयोग राशि लें, तो उससे क्या होता है कि एक बड़ी मजबूती आती है। आप जैसे देखिए कि हम एक मल्टीप्लेक्स में फ़िल्म देखने जाते हैं, एक बहुत अच्छा टिकट का अमाउंट हम देते हैं और हम खुश होकर आते हैं, मतलब हम उस दबाव में नहीं आते। लेकिन जब भी कभी साहित्यिक दुनिया में मैं देखती हूँ, वो चाहे देखिए शास्त्रीय संगीत हो, नृत्य हो, लोग टिकट देके थिएटर तक नहीं देखना चाहते। ये अच्छी बात नहीं है, सिर्फ़ पत्रिकाओं के लिए नहीं है। मैं थिएटर को भी बहुत दिल के करीब फ़ील करती हूँ, एक्टिंग में मेरी बहुत रुचि रही है। मैं ये सोचती हूँ कि ये सारे लोग जो आर्ट की हर विधा से, मेरे साथ तो ये है उपेंद्र जी कि मुझे आप दुनिया में किसी भी आर्टिस्टिक चीज़ के बीच बिठा दें। मुझे आप किसी आर्ट गैलरी में बिठा दें, मैं भूखी-प्यासी वहाँ भी खुश रह लूँगी, मैं म्यूज़िक कंसर्ट में भी रह लूँगी। तो मैं ये कहती हूँ कि किसी भी कला की विधा को हमेशा अपने सहयोगियों की ज़रूरत होती है। आपकी अगर म्यूज़िक में रुचि है तो प्लीज़ आप शास्त्रीय म्यूज़िक के लिए टिकट कटा के जाइए, कंसर्ट को सुनिए। आप अगर शास्त्रीय नृत्य देखना चाहते हैं तो आप वहाँ कुछ जो भी चैरिटीज़ हो उसमें दें। आप अगर थिएटर देखना चाहते हैं तो वहाँ दें। मतलब आप अपनी ओर से कहीं न कहीं चीज़ों को ज़रूर करें जो कि किया जाना चाहिए। तो इसलिए मेरा बस ये अनुरोध है कि आप प्लीज़ इसे एक अपनी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही के तौर पे लें। फिर आप देखिए कि आप कितने सफल होंगे, कितने मतलब अच्छे होंगे। विदेशों में देखिए कि सारे कलाकारों की ज़िंदगी बहुत आसान है। हमारे इंडिया में हमें बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। किसी भी विधा के जो कलाकार हैं, वो बहुत ही स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं। तो प्लीज़ आप उन सबको स्ट्रगल से निकालिए। आप उन्हें क्या खुश होने का मौका दीजिए कि वो अपनी कला के साथ जी सके। उन्हें अपने रोज़ी-रोटी के साथ जीना पड़ता है, तो कला के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। एक इंसान अगर कला से प्यार करता है, तो उसे सिर्फ़ उसकी कला के साथ जिया जाने देना चाहिए। उसे मौका मिलना चाहिए कि वो सिर्फ़ अपने कला के साथ जी सके। वो अपनी रोज़ी-रोटी की चिंता में सारी चीज़ें जो है ना गँवाए। तो बस ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगी। क्या बात है! बहुत, बहुत, बहुत अच्छा बातचीत इतनी सार्थक आपकी रही, आपने इतनी परतें खोली। ख़ैर अपने जीवन के बारे में तो बता ही दिया, किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, कविताओं के प्रति रुचि कैसे पैदा हुई और उसके बाद आपके कवि कुंभ का जो मिशन है, उसको कैसे आप पूरा कर रही हैं। साथ में आपके जो सामाजिक आपके कार्य हैं, उनको कैसे आप कर रही हैं और अपने जीवन का हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारे जो सब मित्र जुड़े हैं, उन्होंने आपकी बातों की सराहना की है बहुत। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें और बहुत ही आप पॉजिटिविटी के और हम सभी जो हमारा जो साहित्यिक परिवार है, तो ये आपके साथ है, आप काम करते रहिए और हम सब आपका सहयोग करते रहे। मैं रंजीता जी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे साथ आज जुड़ी, आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। ईश्वर ने चाहा फिर एक बार मिलेंगे, जो जो और भी हैं, उनको भी हम सामने रखेंगे। उन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत नमस्कार। शुक्रिया। सभी का बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और बहुत अच्छी वार्ता रही। कविताएँ तो मैं हर एक प्लेटफ़ॉर्म से सुनाती रहती हूँ, तो मुझे उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है और मैंने काफ़ी सुना दी है। मुझे सोशल मीडिया पे लोग सुनते ही रहते हैं, पर ये बातचीत जो थी वो ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं चाह रही थी कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और मैं सभी को कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, मेरे दिल के करीब वाले प्रश्न पूछे और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी आपको भी शुभकामनाएँ और यहाँ से मेरे बहुत सारे मैसेज सभी के लिए हैं। आप सभी किसी भी तरह से मुझसे जुड़ना चाहें, तो आप सभी का स्वागत है और आभार। नमस्कार, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। मित्र आज कविता के बहाने कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे सुश्री रंजीता सिंह फलक, जो कवियत्री हैं और संपादक हैं की और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े उनका मैं हृदय से आभार करता हूँ। कीमती समय निकाल कर वे हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। मैं उनसे निवेदन करूंगा आप लगातार हमारी हौसला अफजाई करते रहे, हमारा उत्साह बढ़ाते रहें और हम कोशिश करेंगे कि हर बार एक अच्छे और बहुत ही प्रेरणादायक यहाँ पर कवि साहित्य विद्वान व्यक्ति को यहाँ पर हम या उनसे निवेदन करेंगे ये हमारे कार्यक्रम में जुड़े और उनकी हम बातचीत सुनेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज का कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए।